देखो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल नीट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे, दैट इज रेजिस्टिविटी। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम एंड जेडब्ल्यू की भी पीवाई को सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, तो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे। ओके, सो आज की जो ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। ओके, टू सॉलिड कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। दो कंडक्टर है, दोनों की मटेरियल सेम है, मतलब ठीक है। तो एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर है, दोनों की मटेरियल सेम है। तो बेसिकली सेम मटेरियल का मीनिंग क्या है, सेम मटेरियल है। सो सेम मटेरियल का मीनिंग है सेम रेजिस्टिविटी होंगे। ओके, सेम रेजिस्टिविटी होंगे। तो रेजिस्टिविटी को कभी कभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉन्फ्यूज नहीं हो ना, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी, और या तो रेजिस्टेंस भी कह देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सेम मटेरियल मतलब आप क्या समझोगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो सेम रेजिस्टिविटी आप कह सकते हो। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है, रो है, तो वही टॉपिक है हम लोग की, रो मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो सेम मटेरियल होने से सेम रेजिस्टिविटी होंगे, ये कॉन्फर्म है, ठीक है। ओके, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, तो ओनली ऑन मटेरियल पे डिपेंड करेंगे रेजिस्टिविटी। फिर क्या बोला, वन ऑफ देम हैज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया A1। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। सो ये सर्कुलर है एक की, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्कुलर नहीं है, ठीक है। वो किस टाइप का है, स्क्वायर शेप की है। इस तरह की सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं है, कुछ इस तरह की है, दैट इज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये देख पा रहे हैं, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे इसके, ठीक है, इजी। तो फिर हमें क्या बोला, एक की एरिया है दैट इज A1 एंड द अदर हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ A2, द रेशियो ऑफ A1 by 2। इसका आंसर डायरेक्टली 1 होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, ठीक है, दिखा देता हूँ। एक्चुअली देखो, इसका एरिया होंगे A1, इसका एरिया A2, ऐसा हमें कहा गया। इसका एरिया सर्कुलर है और इसका एरिया स्क्वायर शेप की है, इस तरह से बोला गया। सो हमें बोला कि सेम रेजिस्टिविटी होंगे। सेम रेजिस्टिविटी मतलब आप बोल सकते हैं इसका रेजिस्टिविटी रो होंगे, तो इसका भी रो होंगे, सेम होंगे दोनों के। और रेजिस्टेंस भी सेम बोला गया, तो इसका भी रेजिस्टेंस R होंगे, दोनों के सेम होंगे। और दोनों की लेंथ जो है ना, वो लेंथ L दोनों की सेम है, दोनों की लेंथ सेम बोला गया। सिर्फ डिफरेंट क्या है, एरिया डिफरेंट है, ठीक है। एक के सर्कुलर, अनदर के स्क्वायर शेप की एरिया है। अभी देखो, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लगाओगे, R इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाओगे, R इज इक्वल टू रो L बाय, है ना, तो इस तरह से लिखोगे। लेकिन यहाँ पे A1 लिखोगे क्योंकि एरिया A1 है, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो L बाय A2 लिखेंगे, ठीक है। बाकी एज इट इज सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम बोला, रेजिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो रो सेम क्यूब कहा हमने, क्योंकि सेम मटेरियल बोला गया हमें क्वेश्चन में, ठीक है। वही बोला, कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अगर यह कॉपर से बनी है तो ये भी कॉपर से बनी है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ऑलवेज सेम ही होंगे, है ना। तो इस केस में हमें निकलना है A1 by A2। तो यहाँ से आप A1 लिख सकते हो, है ना। तो क्या लिखोगे, रो L डिवाइडेड बाय R लिखोगे। फिर यहाँ से A2 लिखोगे, दैट इज रो L डिवाइडेड बाय R लिखोगे, इस तरह से। तो अभी निकलना क्या है, A1 by A2, तो आराम से निकल लो। तो A1 की जगह पे लिखोगे इतना सा, फिर यहाँ पे रो L बाय सेम लिखोगे। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद कितना आएंगे, सेम चीज़ें 1 मिलेंगे। तो बेसिकली जो हम पूछा A1 by A2 के रेशियो कितना होंगे, दैट इज 1 मिल गया हमें। यस, इजी क्वेश्चन है, तो इजी है, यहाँ तक तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है। सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मितर आप लोग नोट करके रखना, ठीक है, ये सब चीज़ें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम। एक वायर दे के रखा है, इस वायर की रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज R ओम दे के रखा, इतना सा है रेजिस्टेंस इसके। इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अगर इसे मेल्ट करके पिघला के लंबा कर दिया जाए, ऐसे ही समझो, खींच के लंबा कर दिया ऐसे, ठीक है। सो जब इसे खींच के इस तरह से लंबा कर दोगे तो उस केस में इसका कुछ नया लेंथ है जाएंगे। पहले लेंथ L था, तो इसका नया लेंथ कितना है, दैट इज L डैश। तो L डैश कितना है, कहा कि n टाइम्स इंक्रीज किया, पुराना जो लेंथ है उसका n गुना इंक्रीज किया, नया लेंथ इज इक्वल टू हमें मिलेंगे अभी, दैट इज NL, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिला कि पहले जो लेंथ था, पहले की लेंथ को n टाइम्स n गुना इंक्रीज कर दिया, यानी नया लेंथ L डैश की वैल्यू हमें मिल गया NL। ओके, तो अभी देखो, इस केस में जो रेजिस्टिविटी होंगे रो होंगे और इसमें रेजिस्टिविटी रो डैश, लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी रो
रो एंड रो डैश दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, बिकॉज सेम मटेरियल बोला गया है ना, तो मटेरियल को चेंज नहीं किया, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, तो अगर मटेरियल को चेंज नहीं करोगे तो उस केस में दोनों के रेजिस्टिविटी भी सेम रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। तो इस केस में देखो ये जो एरिया है इसको ए कह दिया, इस एरिया को ए डैश कह दिया। ओके, तो यहाँ पे अगर इस केस के लिए रो की वैल्यू लिखे तो क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हैं और यहाँ पे आर डैश ए डैश डिवाइडेड बाई एल डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना आर ए, इस ए डैश को नीचे लेके आओ। ठीक है, फिर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आर डैश एल डिवाइडेड बाई एल डैश, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। वॉल्यूम क्यों सेम होंगे, क्योंकि वायर को काटा नहीं, ऐड भी नहीं किया है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट आप बोल सकते हो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। जस्ट अपने खींच के लंबा करके, जब खींचोगे लंबा हो गया, साथ में ये जो एरिया है ये छोटा हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस केस में आप कह सकते हो दोनों की वॉल्यूम सेम होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कॉन्सेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू लेंथ। ओके, एरिया इनटू लेंथ इज विल गिव यू द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ। तो अगर लेंथ इंक्रीज हुआ तो एरिया डिक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम सेम ही रहेंगे ना, तो इस केस में वॉल्यूम सेम रहेंगे क्योंकि काट के फेंका नहीं आपने, या तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे ऐड नहीं किया वायर को। ठीक है, जस्ट खींच के लंबा किया। सो इस केस में हम बोल सकते हैं दोनों की सेम वॉल्यूम होंगे। अगर सेम वॉल्यूम होंगे, लेट्स कंसीडर इसका वॉल्यूम को फी कह दिया, इसका वॉल्यूम को फी डैश कह दिया, तो हम लिख सकते हैं फी इज इक्वल टू फी डैश। तो फी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू, इसमें भी एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे लेकिन ए डैश एल डैश लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए बाय ए डैश इज इक्वल टू एल डैश डिवाइडेड बाय एल। तो एल डैश की वैल्यू कितना है, एन एल दे के रखा, फिर एल है, यानी आप बोल सकते हो एन। तो ए बाय ए डैश की वैल्यू एन लिख सकते हो यहाँ पे है ना, तो आर इज इक्वल टू एन, आर इंटू एन लिख सकते हो, ए बाय ए डैश की वैल्यू यहाँ पे एन लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर डैश एल डिवाइडेड बाय एल डैश की वैल्यू कितना लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन एल लिखेंगे, एल डैश मतलब एन एल लिख दिया। तो यहाँ पे एल एल कैंसिल होते होंगे, सो बेसिकली आप कह सकते हो आर डैश बाय एन। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिला कि आर एन इज इक्वल टू दिस मच, राइट, तो हो ही गया। तो आर है और साथ में एन स्क्वायर है इज इक्वल टू आर डैश। ठीक है, एन इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो हमें क्या मिलेंगे कि आर डैश इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर। ओके, सो आर डैश की वैल्यू कितना मिला, एन स्क्वायर आर कह सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो नया रेजिस्टेंस होंगे दैट विल बी एन स्क्वायर टाइम्स बिगर देन द पुराना रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो वही हमें फाइंड आउट करने दिया था कि नया रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होंगे जब आप लंबा करोगे, तार को खींचोगे। ठीक है, सो वही जो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, ओम ने कहा था कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। अगर एल इंक्रीज होंगे, लेंथ को इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होंगे, प्रोवाइडेड मटेरियल इज सेम। ठीक है, अलग अलग मटेरियल होंगे तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब लेंथ को इंक्रीज करोगे उसी मटेरियल की, तो उस केस में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, सो ये हमने प्रूफ भी देखा अभी कि पहले रेजिस्टेंस आर था, अभी एन स्क्वायर टाइम्स ज़्यादा हो गया रेजिस्टेंस, इजी क्वेश्चन है। ओके, सो ऐसे आप लोग नोट करके रखो। यहाँ पे जस्ट वही कॉन्सेप्ट लगाया हमने कि जो रेजिस्टिविटी होंगे सेम होंगे बिकॉज सेम मटेरियल ये गिवन है, और वॉल्यूम सेम होंगे क्योंकि वायर को काटा वाटा कुछ किया नहीं आपने, ऐड भी नहीं किया, तो बेसिकली सेम वॉल्यूम। दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करके हमने क्या किया, आंसर को फाइंड आउट किया, नया रेजिस्टेंस की आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, सो ऐसे आप लोग नोट करके रखो। अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, सो ये जो क्वेश्चन है क्या पूछा है इसमें कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज इलोंगेटेड बाय 10%। ओके, सो एक वायर है, इस वायर के रेजिस्टेंस कितना है, आर की वैल्यू 10 ओम ये हमें दे के रखा है, इसका एक लेंथ होंगे ऑब्वियसली। तो इस वायर को खींच के लंबा कर दिया। ठीक है, सो कितना परसेंट इंक्रीज किया, दैट इज 10%। ओके, क्वेश्चन किधर गया, हाँ, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज इलोंगेटेड बाय 10% द रेजिस्टेंस ऑफ द इलोंगेटेड वायर। सो इस वायर को खींच के लंबा किया, कितना लंबा किया, 10% इंक्रीज किया। ठीक है, अभी देखो इसका जो नया लेंथ होंगे उसको एल डैश कह देते हैं, पुराना लेंथ को एल कहा था, अभी नया लेंथ इंक्रीज होने के बाद एल डैश हो गया। ठीक है, सो एल डैश कितना होंगे, पुराना लेंथ प्लस कितना इंक्रीज किया आपने, है कि नहीं, दैट इज एल डैश। तो कितना इंक्रीज हुआ उसको प्लस कर दो पुराना लेंथ पे, तो आपको मिल जाएंगे नया लेंथ। ओके, हमें निकलना क्या है, हमें निकलना है कि नया रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, सो पुराना रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना था, 10 ओम,
तो यहाँ पे मटेरियल को चेंज नहीं किया, यानी इसका जो रेजिस्टिविटी होंगे रो होंगे, इसका भी रेजिस्टिविटी सेम ही होंगे, रो होंगे। सो अभी के लिए इसको रो डैश कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप लिख सकते हो कि रो इक्वल टू रो डैश। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि सेम रेजिस्टिविटी है। सेम रेजिस्टिविटी कैसे पता चला? क्योंकि मटेरियल को चेंज नहीं किया, उसी मटेरियल को खींच के लंबा किया, ठीक है। यानी दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होंगे क्योंकि सेम मटेरियल है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि रो इज इक्वल टू रो डैश क्योंकि सेम रेजिस्टिविटी, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो ये जो रो है, रो की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? आर ए बाई एल। तो आर ए बाई एल लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? आर ए बाई एल लिखोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे एल डैश आर डैश ए डैश लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप खींचोगे तो ये जो एरिया है पहले ए था, अभी एरिया डिक्रीज होंगे, कम होंगे, ए डैश कह दिया उसे, ठीक है। जब खींचोगे एरिया छोटा हो जाएंगे, यानी नया एरिया ए डैश मिला और नया लेंथ एल डैश मिला, ठीक है। अभी देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आर ए डैश को नीचे लेके आओ, ए साथ में ऊपर है, ए डैश को नीचे लेके आ, तो आप यहाँ पे आर डैश, फिर यहाँ पे एल लिखोगे, एल को उधर लेके जाओ, एल डैश यहाँ पे लेके आओ। तो अभी हमें अगर ए बाई ए डैश की वैल्यू मिल जाए तब कहानी आसान हो जाएंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पे जो नया लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस कितना इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया बोला? 10% इंक्रीज किया। परसेंटेज में देकर रखा, लेकिन ऐसा लिखने से गलत होंगे। तो परसेंटेज ये एक नंबर है, इसके साथ परसेंट लिख दे तो ऑब्वियसली गलत होंगे। सो इसको आपको क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। किस पे कन्वर्ट करोगे? कितना अमाउंट है, कितना लेंथ एग्जैक्टली इंक्रीज हुआ, उस पर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो 10% मतलब कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो 10% जो इंक्रीज किया, किसका 10% इंक्रीज किया? पुराना लेंथ की, ऑब्वियसली ये होंगे, पुराना लेंथ की 10% इंक्रीज करोगे आप, तब आपको नया लेंथ मिलेंगे। यानी आप बोल सकते हो 10% ऑफ पुराना लेंथ एल इंक्रीज किया, ठीक है। सो यानी आप यहाँ से कह सकते हो प्लस 10% मतलब क्या है? 100, है ना, 1/100। ऑलवेज याद रखना, परसेंट मतलब क्या है? 1/100, ओके। फिर इन टू यहाँ पे एल लिखोगे, तो बेसिकली आप कह सकते हो एल प्लस एल बाई 10, यानी आप बोलोगे दिस इज 11L बाई 10, ठीक है। 10L प्लस L इज 11L डिवाइड बाई 10। सो एल डैश की वैल्यू हमें इतना सा मिल गया है कि नहीं? यस। अभी देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दोनों की वॉल्यूम सेम होंगे, है ना। तो दोनों की वॉल्यूम सेम होंगे, सेम वॉल्यूम होंगे। क्यों सेम वॉल्यूम होंगे? क्योंकि इस केस में भी आपने वायर को काटा वाटा कुछ नहीं, ऐड भी नहीं किया, है ना। तो जो इसका वॉल्यूम होंगे, इसका भी उतना ही वॉल्यूम होंगे। इसको जस्ट अपने खींच के लंबा किया, बिकॉज ऑफ दैट एरिया छोटा हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम मतलब क्या है? वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, ओके। तो लेंथ इंक्रीज हुआ, एरिया डिक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम सेम ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने वायर को काटा वाटा कुछ किया नहीं। तो वॉल्यूम सेम होने से आप बोल सकते हैं इसका वॉल्यूम लेट्स से फी है, इसका वॉल्यूम को वी डैश कह दिया, यानी आप बोल सकते हो फी इज इक्वल टू वी डैश, दोनों के वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम मतलब क्या है? एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ पे एरिया डैश इंटू लेंथ डैश लिखोगे इस तरह से, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस एरिया बाय एरिया डैश इज इक्वल टू एल डैश बाय एल। और एल डैश का मीनिंग क्या है? एल डैश इज नथिंग बट 11L बाई 10, तो 11L डिवाइडेड बाई 10 लिखोगे, नीचे L है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से एल कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप बोल सकते हो 11/10, ओके। सो ए बाई ए डैश की वैल्यू कितना मिला? 11/10। यहाँ तक करेक्ट है? यस, इजी। तो यहाँ पे ए बाई ए डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 11 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू आर डैश, और यहाँ पे एल डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे? एल डैश की वैल्यू 11L डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे, ठीक है। जस्ट रिप्लेस करते जो वैल्यू है। सो यहाँ से एल कैंसिल आउट होंगे, 10 ऊपर जाएंगे ना, फिर नीचे 11 रह जाएंगे। यानी आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू आर इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 लिख सकते हो, इज इक्वल टू आर डैश लिख सकते हो कि नहीं। 11 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 को नीचे लेके आए, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि आर इज इक्वल टू, आर का वैल्यू देकर रखा, आर का वैल्यू कितना है? 10, पुराना वायर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 इंटू 11 इंटू 11, ओके। 11 इंटू 11 कितना होंगे? ये जो आर है ना, आर की वैल्यू 10 लिखा, 11 इंटू 11 इज 121, ओके, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, ओके, इज इक्वल टू आर डैश है। यहाँ तक ठीक है। इसको जो मल्टीप्लाई करके इसे लिख दिया, तो अभी 10 कैंसिल आउट होंगे। सो 121/10 इज व्हाट? 12.1 होंगे, और यहाँ पे आर डैश लिख दोगे। यानी जो नया रेजिस्टेंस है आर डैश की वैल्यू कितना मिला? 12.1 ओम है, ठीक है। सो पुराना रेजिस्टेंस कितना था? दैट इज 10 ओम, और यहाँ पे भी प्रूफ मिल गया हमें कि जो ओम ने कहा था आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, एल अगर इंक्रीज होंगे, लेंथ को अगर इंक्रीज करोगे तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे एल को इंक्रीज किया कितना परसेंट से? 10% से इंक्रीज किया, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ? यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले 10 था
और ये अभी कितना हो गया, नया रेजिस्टेंस 12.1 हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 2.1 की रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो बेसिकली लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे, प्रोवाइडेड मटेरियल इज सेम। अगर डिफरेंट मटेरियल होंगे तो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही देखा, सेम मटेरियल है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ जब अपने लेंथ को इंक्रीज किया। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्सेप्ट लगा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होंगे क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल को चेंज नहीं की। इस कॉन्सेप्ट से हमने ये फाइंड आउट किया। फिर हमने क्या किया, सेम वॉल्यूम की कॉन्सेप्ट लगाया, क्योंकि काटा होता कुछ नहीं, सेम वॉल्यूम। बिकॉज ऑफ दैट आपने क्या लिख पाया, ए बाई एड की वैल्यू इतना सा लिख पाया, तो उसे यहाँ पे बिठाया, काम खत्म। ठीक है, सो नया रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा था हमें, वो मिल गया 12.1। इजी क्वेश्चन है, इजी। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी कॉन्सेप्ट से जहाँ पे आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, सो इन दोनों कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं JEE में भी, बोर्ड में भी। हम लोगों ने देखा ऑलरेडी है ना, तो JEE में लास्ट क्लास में जो किया था क्वेश्चन, वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन था। और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, दैट इज 2.1 है ना, जो नया रेजिस्टेंस है दैट इज 12.1, तो इंक्रीज कितना हुआ 2.1। उसी को परसेंटेज में लिखने दिया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, JEE का क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो वहाँ पे परसेंटेज में लिखने दिया था, अभी यहाँ पे परसेंटेज में लिखने नहीं दिया। तो बेसिकली काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ये कंपेयर टू दैट क्वेश्चन ये ईजी है। ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसे खुद करना, होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब काइंड ऑफ हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बोल सकते हो आप। और उस टॉपिक से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक से, जैसे किरचॉफ्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। ठीक है, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ शायद कि मतलब क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो उसको हम लोग एकदम ब्रेक डाउन करके पूरा डिटेल्स में समझेंगे, डिराइव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस फार्मूला के ऊपर बेस्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फार्मूला है VD इज इक्वल टू EE/m टाउ, उस फार्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू EE डिवाइडेड बाय m टाउ। तो यहाँ पे m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज, और T मतलब एवरेज टाइम। तो बेसिकली ये सब क्या है कहानी, पूरा डिटेल्स में देखेंगे हम लोग, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बोर्ड की, JEE की, नीट की, PYQ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, और कुछ डाउट है तो पूछना। ठीक है, कमेंट करना, पूछना, आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। ठीक है, थैंक यू।